ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मेरे प्यारे, आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट का सिलसिला जारी रखिए। खुद तो करिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनको नीड है 11 के लेक्चर्स की, ठीक है, उन तक इस लेक्चर को शेयर करें। आप प्यारे, वैसे आप कर ही रहे हैं, लेकिन क्या करें, आदत है, परंपरा है, निभा रहा है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आपको थोड़ा याद दिला देते हैं। मेडिटेशन मेडिटेशन किसी एक के हो जाओ, वो आपका हो जाएगा। तो बेटा, फिजिक्स के हो जाओ, फिजिक्स आपकी हो जाएगी। और अपना पुराना कोट वही, क्या, आप मुझे समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। तो प्यारे, ज्यादा समय न लेते हुए आपकी जो न्यू सीरीज चल रही है, दैट इज पेपर यहीं से रहेगा। तो आप हाफ ईयरली के लिए हम आप लगे हुए हैं। तो आप जहां भी होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम आपके नजदीक होगा, ठीक है। अप्रॉक्स 11th में सिलेबस लगभग फर्स्ट 5 चैप्टर रहता है, जिसमें से मोशन इन प्लेन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आपसे वादा है कि 26 से लेके 31 अगस्त तक में कंप्लीट हो जाएगा। आज 29 है, 2 दिन और बचा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही लेते हैं। पहले मेडिटेशन बताया गया था, फिर मोशन, 2D मोटर, स्केलर, ठीक है। देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं आपके। एक थैंक्स, दूसरा थैंक्स, ये कल का लेक्चर है आपका। तीसरा थैंक्स। हाँ, आज आ गए आप अगले थैंक्स। देखिए, हम लोग जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया था एग्जाम्पल आपका, सेकेंड डेरिवेशन ही था, थर्ड हो गया था आपका, फोर्थ भी हो गया था आपका, अब आप फिफ्थ देखें, क्या देखें, फिफ्थ। तो पेज लिया गया, आपको केवल न्यूमेरिकल दिखाना है। देख, दिख रहा है, a particle starts from origin at t is equal to 0 with a velocity of 5.0 I cap meter per second and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3.0 I cap plus 2.0 j cap meter per second square. What is the y coordinate of the particle at the instant? Its x coordinate is 84 meter. और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, ठीक है। देखिए जरा डाटा हम लोग नोट कर लेते हैं। हाँ, ध्यान दें, एट टी इज इक्वल टू 0 वेलासिटी है। तो टी इज इक्वल टू 0 पर जो वेलासिटी है उसे हम लोग v0 कहते हैं, और v0 है 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड and moves in xy plane under a constant under action of a force which produces a constant acceleration of, acceleration कितना है यहाँ पर मेरे प्यारे,
एक्सेलरेशन है आपका 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप और कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कब, इफ x इज इक्वल टू 84 मीटर, 84 मीटर। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, आपसे इसका बी पार्ट पूछा जा रहा है, स्पीड क्या होगी इस स्टैंड पे, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर भी पूछा जा रहा है आपसे। ठीक प्यारे, समझ गए। तो आपको थोड़ा हम और छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान दें, सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। आप इधर जाइए, डाटा है आपका, देखें मेरे पास इक्वेशन है, मेरे क्या आपके पास भी है, v इज इक्वल टू है v0 प्लस 80। एक है आपका r इज इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पर जो है x कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्या दिया गया है, x कोऑर्डिनेट, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। x बराबर दिया गया है 84 मीटर, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो x जीरो बराबर जीरो है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या रही होगी, 0 मीटर। और x के लॉन्ग बात कर रहे हैं तो x के लॉन्ग हमको वेलोसिटी चाहिए, तो 5 आई कैप x के लॉन्ग ही है, ये हो जाएगा आपका v0x 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन भी हमको x के लॉन्ग चाहिए, तो आई का जो कंपोनेंट, आई का जो मल्टीपल है वही x के लॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे ax इज इक्वल टू व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ कह रहा उसी टाइम पर y बताइए जिस टाइम पर x इज इक्वल टू 84 था, पहले वो टाइम निकालिए। तो प्यारे टाइम आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम आपको फाइंड करना है। अब एक्चुअली ये डाटा आपका गलत जगह लिख दिए हैं हम, इसको यहाँ लेके चले हैं, थोड़ा बड़ा भी कर दे रहे हैं, आप जाइए। हाँ सॉल्व करने चल रहे हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो यक्स यक्स इज इक्वल टू x0 प्लस v0 x t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, ax टी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे ठीक, तो यहाँ पर x है आपका 84, x0 0 है, v0x आपका 5 है, t फाइंड करना है, प्लस 1/2 ax आपका 3 है और t फाइंड, हम 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 84 इंटू 2, हो जाएगा आपका 10t, हो जाएगा आपका 3t का स्क्वायर। आप ये हो जाएगा -3t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 84 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। और हम
यहां माइनस देखना नहीं चाहते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा -84 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, देख ही रहे हैं यार। तो आप 10th में थे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप क्या करते थे, फैक्टर करते थे। मेरे प्यारे यहाँ भी वही कर देना है। अब ये देखा जाए यहाँ पे तो 84 इंटू 2 इंटू 3 और इसका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों का प्रोडक्ट है इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ा जाए जिसका डिफरेंस जो है मिडिल टर्म आ जाए, मतलब 10 आ जाए। तो मेरे प्यारे ये जो आपका 84 है, क्या है, 84, 84 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 42, फिर 2 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 21, और 2 और 3 पहले से, ठीक है। तो 21 टू जा 42, 42 टू जा 84, ठीक प्यारे। अब इसमें आपका 2 3 6 दूना 12 दूना 24 नहीं बनेगा, 21 दूना 42, 3 दूना 6 दूना 12 नहीं बनेगा, इसको और तोड़ो, इसको 3 गुणे 7 का, ठीक है। थोड़ा सोचो आप लोग, ठीक। इसको कौन कौन सा ले जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 10 आ जाए, क्यों, क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस आया है, ठीक। 3 2 जा 6 3 जा 18, जो बचा 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 इंटू 18, मेरे प्यारे बहुत सही, 28 -18 लिख सकते हो आप 10 की जगह पे, इंटू टी -84 इंटू 2 बराबर 0। मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका 3t² प्लस 28t माइनस 18t माइनस 84 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या कॉमन है दोनों में, t कॉमन है और कुछ नहीं, t कॉमन ले लो, क्या बचा 3t और प्लस 28 प्लस 28, और यहाँ माइनस कॉमन है, 6 कॉमन है तो हो जाएगा 3t, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 28, माइनस लिए प्लस हो गया है, बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3t प्लस 28 कॉमन है, बचा क्या, t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट बेटा तभी 0 होता है जब दोनों में कोई एक 0 हो, चाहे ये 0 हो, चाहे ये 0 हो, या दोनों 0 हो। तो यहाँ हमको पता नहीं कौन 0 है, तो हम एक बार अज्यूम करते हैं हो सकता है ये 0 हो, एक बार अज्यूम करते हैं हो सकता है ये 0 हो। जब ये 0 होगा तो t इज इक्वल टू आ जाएगा -28/3, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेकेंड, यही वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक प्यारे, आई बात समझ में। देखे भाई अब ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल का सॉल्व करते समय हमारा फेस उधर है और आप व्यस्त रहे भाई,
बोर्ड देखो, बोर्ड जिस दिन आप फिजिक्स सेलेक्ट किए थे, साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किए थे प्यारे, आपकी जिंदगी से आराम कोसों दूर चला गया है। मेडिटेशन कंपलसरी है, मेडिटेशन। साइंस के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। ध्यान दो, t इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या आ गया? t इज इक्वल टू 6। तो हमको क्या निकालना था? आपसे पूछा गया था कि जिस समय यक्स 84 है उस समय y क्या होगा। तो समय तो आप निकाल लिए, समय आ गया है कितना? 6 सेकेंड। इसका मतलब 6 सेकेंड पर y क्या होगा ये आपको पता करना होगा। क्या पता करना होगा? 6 सेकेंड पे y क्या होगा। तो इधर ही पता कर देते हैं। ठीक, देखें अब y इज इक्वल टू y0 प्लस v0 t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से लिखा जा रहा है? y y0 v0 t ay टी स्क्वायर, यहीं से लिखा जा रहा है। ठीक है, और आपको बताया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर में। तो मेरे प्यारे, y तो फाइंड करना है। ओरिजिन से स्टार्ट लिए थे, 0 रहा होगा। और v0 जो वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया गया है उसमें आई कैप है, जे कैप हाई नहीं है। इसका मतलब ये कंपोनेंट एब्सेंट रहा होगा। प्लस 1/2 ए वाई जे का कंपोनेंट 2 है टी स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं सर देखो भाई, वाई फाइंड करना था, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, 0,0 कोऑर्डिनेट रहा होगा तो y0 रहा होगा। v0 जो वेलोसिटी दी गई है उसमें जे का कोफिशिएंट है ही नहीं है, जे वाला टर्म ही नहीं है, 0 रहा होगा। ए वाई यहाँ पर जे का कोफिशिएंट बोला जाएगा एक्सलेशन में, मल्टीपल मतलब जो कि 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। टी इज इक्वल टू था 6 सेकेंड। ठीक है, चलो लिख दिए। आप कह रहे थे कि लिखे नहीं है, वैल्यू रखने लगे। तो मेरे प्यारे y इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जो है t जो है, यहीं पर हमको वैल्यू रख देनी थी, t की रख दे रहे हैं। t की वैल्यू क्या थी? 6, तो 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 36 मीटर। आ गया 36 मीटर। कह रहा इसी टाइम पर, इसी टाइम पर आप स्पीड बताइए। तो बेटा देखो, आपसे एक्चुअली इसका माड पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, उसके लिए पहले v तो पता चले, ये निकाला जाए। एक्सेलरेशन गिवन है, कितना गिवन है एक्सेलरेशन? 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड भी गिवन है, कितना गिवन है? v0 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जरा देखिए, t इज इक्वल टू है 6 सेकेंड, क्योंकि उसी टाइम पे कह रहा है। मेरे प्यारे, थोड़ा बड़ी भीड़ भाड़ हो गई है, ये आपका गिवन डाटा है। ठीक, तो ध्यान दें। हाँ, कौन सा इक्वेशन ले लिया जाए? v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। ठीक प्यारे, तो वेक्टर v तो निकालना ही है आपको।
V0 है आपका 5.0 आई प्लस वेक्टर ए है आपका 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे और टी है आपका 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 6 3 जा 18, ये 18 आई कैप हो जाएगा और प्लस 6 2 जा 12, 12 जे कैप हो जाएगा। ये वेक्टर v इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और 18, क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23 आई कैप हो गया और प्लस 12 जे कैप। मॉड ऑफ v आप जानते हैं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लेंगे, कितना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जिससे टाइम कम लगे। लेकिन यदि आप जानना ही चाहते हैं तो इसका सॉल्व अप्रॉक्स आ रहा है, अप्रॉक्स 26 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। और आप मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह भूल चुके होंगे, ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा आंसर आपका एक ही पेज पे ला दे रहे हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करके समझ लेंगे। ठीक है प्यारे, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होने लगी है। प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी आप जाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करनी, किसकी बात करनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरे प्यारे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, देखें रियली जो है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर देते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जिस रास्तों पे चलता है प्यारे, उस रास्ते को पाथा प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और मोशनवा जो है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड with any initial velocity, with any initial velocity, then it is known as projectile and its path known as path of projectile and motion known as projectile motion। ठीक है प्यारे, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर ग्रेविटी छोड़ के और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एयर रेजिस्टेंस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे, तो देखें इसमें सिचुएशंस कुछ बनती हैं। जैसे पहली सिचुएशन बनती है कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम वर्टिकली अपवर्ड यू वेलोसिटी से या वर्टिकली डाउनवर्ड यू वेलोसिटी से देखते हैं, तो यहां हमको ये नहीं डिस्कस करना है कि इसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, इसका पाथ कैसा होगा ये नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो या वर्टिकली डाउनवर्ड कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है, दैट विल बी स्ट्रेट, दैट विल बी स्ट्रेट। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ कुछ और भी नहीं करना है, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी आप पढ़ रखे हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप पढ़ रखे हैं, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आप पढ़ रखे हैं। ठीक है, और जो है, और
यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, कैसे फेंक रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड। तो उसके लिए आप पढ़ रखे हैं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। यहाँ प्लस क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा होगा तो स्पीड अप हो रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी सपोर्ट करेगी, और स्पीड यदि बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो यहाँ प्लस जी लिया गया है। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा तो उस समय मेरे प्यारे स्पीड कम हो रही होगी, वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो इसका मतलब, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, ग्रेविटी क्या कर रही है, अपोज कर रही है, तो चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस लिया गया है। तो देखो, वर्टिकल मोशन में हमको ये नहीं पता करना है कि इक्वेशन क्या होगा या पाथ कैसा होगा, यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। अब हमको डिस्कस क्या करना है? हमको डिस्कस करना है जाइए या अभी यहाँ रहिए, हमको डिस्कस करना है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब थीटा, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 0 से ग्रेटर या 90 से लेस होना चाहिए। ये हमको डिस्कस करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे जो है, जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी, कर्व होगी। अब कर्व में वो सर्कल है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि इलिप्स है, तो इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री हमको डिस्कस करनी होगी। क्योंकि यदि किसी ऑब्जेक्ट को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मींस एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u is greater than 0 and less than 90, greater than 0 and less than 90, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट तो नहीं चलेगा, ठीक है, पाथ उसका कर्व होगा। अब पाथ कर्व होगा तो कर्व में आप जानते हैं सर्कल, आप जानते हैं पैराबोला, आप जानते हैं हाइपरबोला, आप जानते हैं एलिप्स, तो कौन सा कर्व, इसका मतलब ट्रेजेक्टरी भी डिस्कस करनी है। और इस सिचुएशन में हमारे पास इक्वेशंस भी नहीं है, हमको कितनी ऊपर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कितने टाइम तक हवा में रहेगा उसी लेवल पे वापस आने के पहले, फ्लाइट टाइम, और इस फ्लाइट टाइम के ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल में कितना चल जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ये सब हमको पता करना है मेरे प्यारे। अब रियली यहां देखें, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग कुछ रियली देखते नहीं है। देखिए ये जो u है, क्या है, u, इस u के दो कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे? दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा u sin थीटा। जाइए यार, एक कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, एक होगा u sin थीटा। तो आप कहेंगे सर आप बड़ा छोटा लिख दिए, हमको दिख नहीं रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है, जब चाहे बड़ा कर सकते हैं। अब तो दिख रहा है, क्यों कह रहे हैं? अब आप कह रहे होंगे सर आप रेड से लिख रहे हैं, तो रेड की विजिबिलिटी थोड़ा कम होती है, खास करके जब आप पैनल की बात कर रहे होते हैं। तो ध्यान दें, जी किधर काम करेगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ओरिजिन है, ये आपकी अपनी एक्स एक्सिस है सदियों से, ये वाई एक्सिस है, ठीक है प्यारे। और ये 2D मोशन बात कर रहे हैं तो दो कोऑर्डिनेट तो चलेगा इसमें कम से कम। तो मेरे प्यारे u क्या था आपका? u था, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और ये थीटा क्या है? थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरे प्यारे जरा आप ध्यान दें,
मेरे प्यारे जरा आप ध्यान दें, क्या ध्यान दें, इस u का जिधर से एंगल दिया था वो कंपोनेंट cos थीटा हो गया, दूसरा क्या हो गया sin थीटा। और यदि किसी पॉइंट से रिजल्टेंट दूर जा रहा है उसके कंपोनेंट भी दूर जाएंगे, और रिजल्टेंट किसी पॉइंट की ओर आ रहा है तो उसके कंपोनेंट भी पॉइंट की ओर आएंगे, ऐसा आप जानते हैं, पहले बताया जा चुका है। और मेरे प्यारे यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात हो, किसकी बात हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे से कितना एंगल फॉर्म करें, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें, तो उसमें एक में cos यूज करते हैं, एक में sin यूज करते हैं। और cos उसके साथ यूज करते हैं जिधर से एंगल दिया होता है, जिधर से एंगल नहीं दिया होता उसको sin यूज करते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट मेन जो है उसके कंपोनेंट इधर और इधर जाते हैं, दो तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं कोई रिजल्टेंट का कंपोनेंट दोनों एक तरफ जाए, जबकि सबका टेल एक जगह पे है, तब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये जो जी है, जी यू साइन थीटा के अपोजिट है, तो यू साइन थीटा पे तो प्रभाव डालेगा, और इसमें यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में यू साइन थीटा ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और यू कॉस थीटा ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। लेकिन ये जो जी है, जी यू साइन थीटा कर रहा है अपोज, यू साइन थीटा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लौटना शुरू करेगा, ऑब्जेक्ट लौटना शुरू करेगा तो यही जी सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ग्रेविटी जो है यू साइन थीटा को बढ़ाएगी भी, मतलब कम भी करेगी और बढ़ाएगी भी, लेकिन ये ग्रेविटी यू कॉस थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि ये एंगल है 90। यदि जी का कंपोनेंट लिया जाए इधर तो हो जाएगा जी कॉस 90, जिधर से एंगल दिया हो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो और आप ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटी को छोड़ के और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में शर्त है, ठीक है। तो ग्रेविटी को छोड़ के जब कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, अब ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन वगैरह नहीं है, एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट मोशन विल बी अनअफेक्टेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने एक्सलेशन को जीरो लिख दिया, आप जानते हैं प्यारे dv बाई dt एक्सलेशन होता है, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है जब प्यारे वो कांस्टेंट हो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया कांस्टेंट, इसका थ्रू आउट मोशन ये अनइफेक्टेड रहेगा, किसी भी टाइम पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है पहले क्या होगा, ये कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारे ख्याल से इतनी जानकारी आप समझ गए हैं, ये जितना भी अभी बातें हुई हैं इसको हम एक ही पेज पे ले लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बना सकते हैं आप प्यारे। फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, इफ वी प्रोजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट then projected object known as projectile, its path known as path of projectile and motion known as projectile motion, ठीक है। हम किस मोशन की बात नहीं करेंगे, वर्टिकल, क्योंकि इसके बारे में हमको सारी जानकारी है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा, 90 नहीं होगा, क्योंकि यदि हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री हो गया फिर वर्टिकल मोशन हो गया, इसका मतलब 90 से कम होना चाहिए, जीरो रहेगा, और आप ग्राउंड पे कोई चीज फेंक रहे हैं तो तब भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। लेकिन हाँ ये हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी बिल्डिंग से, कहां से, किसी बिल्डिंग से आप क्या करें, कोई ऑब्जेक्ट भी फेंके किसी बिल्डिंग से, मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये, और दरवाजा है, खिड़की, जाए यहां से कोई चीज फेंक रहे हैं, अब आप हॉरिजॉन्टल भी फेंक सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना के थीटा बराबर जीरो रख के भी फेंक सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहेगा ऑब्जेक्ट आगे बढ़े,
अब ग्रेविटी चाहेगी ऑब्जेक्ट नीचे जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चाहेगा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़े, और वो अनइफेक्टेड भी रहता है, तो हमेशा यही चाहेगा और करेगा भी। लेकिन ग्रेविटी चाहती है ऑब्जेक्ट नीचे चले, ऑब्जेक्ट बेचारा अकेला है, तो उसको दोनों की बात माननी पड़ेगी, वो आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी जाएगा, तो ये ट्रैजेक्टरी हो जाएगी। यदि ओरिजिन लिया जाए, एक स्पेशल पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होता है, ठीक है। तो पाथ पैराबोलिक हो सकता है, लेकिन अभी ये पैराबोला ही है, ये अभी जब इस फार्मूले से बिलोंग करेगा तभी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे आगे चलते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ट्रेजेक्ट्री हो कैसे गई ऐसे। तो भैया ओरिजिन है, ये आपका वेलोसिटी या प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसे आप u cos थीटा बोले हैं, लेकिन कब, जब ये थीटा रहा है तब, और ये है u sin थीटा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी अभी बात हुई कि वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम होगा क्योंकि जी अपोज कर रहा है, कम हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, इतना था इतना हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल जितना था उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल उतना ही रहा। और पैरेललोग्राम मेथड से अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट ये हो गया। अब आपका वर्टिकल कंपोनेंट और खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहा जितना था। अब फिर से पैरेललोग्राम मेथड से वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट ये हो गया। अब देख रहे हैं ट्रैजेक्टरी मेरे प्यारे। अब मान लो वर्टिकल कंपोनेंट खत्म ही हो गया, तो यहां पर वर्टिकल तो है ही नहीं है, बचा क्या, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल है ही नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल बचा, जब एक ही है तो कौन सा एडिशन या रिजल्टेंट, वही रह जाएगा वो। लेकिन क्या वर्टिकल हमेशा के लिए गायब हो गया, नहीं। अब जी उसको नीचे की ओर बढ़ाना शुरू करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट फिर से डिस्टेंस में आ गया लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका उतना ही रहा जितना शुरू में था, क्योंकि यदि ग्रेविटी ही प्रेजेंट है, अन्य कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनइफेक्टेड रहेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, और बड़ा हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल उतना ही रहा। अब पैरेललोग्राम मेथड से इनका रिजल्टेंट ये हो गया। अब वर्टिकल अपने पुरानी वैल्यू पे आ गया, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, हॉरिजॉन्टल उतना ही रहा, तो पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट ये आ गया। तो मेरे प्यारे आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब आप किसी एंगल पे फेंकते हैं, मतलब 0 और 90 पे नहीं फेंके, तो वो ऐसे जाता है। क्यों ऐसे जाता है, हमारे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बहुत बात करनी है। ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और इधर का कंपोनेंट है आपका u cos थीटा, इधर का कंपोनेंट है आपका u sin थीटा, इधर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ये एंगल 90 होने के कारण इसका इधर का कंपोनेंट हो जाएगा g cos 90, जो कि 0 आ जाएगा। प्यारे, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल ये हो गया, और सच ड्यूरेशन अप टू विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर बिफोर रीचिंग टू द सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जिस लेवल से प्रोजेक्शन हुआ है, जिस लेवल से क्या हुआ है, प्रोजेक्शन हुआ है,
यदि उसी लेवल पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस बीच में जो टाइम होता है उसे हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। अब फ्लाइट टाइम के ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल में जितना आप कवर कर लेंगे उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं उसे। ठीक है प्यारे, तो जरा देखें, पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है। और वर्टिकल मोशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल एक्सेलरेशंस। तो मेरे प्यारे, कोई ऑब्जेक्ट यदि हवा में जा रहा है तो उसको कौन ले गया है? यू कॉस थीटा ले गया है, यू साइन थीटा? तो यू साइन थीटा लिखा ले गया है, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा। यहाँ लाइन इसलिए खींच रहे हैं कि u ये फार्मूला वाला है, नहीं यू काट के बैठ जाओ, साइन थीटा बराबर 1 फिर बोल दो थीटा 90। और कब तक ऊपर जाएगा? जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ऐसे बोलते रहा करो आप। और जब ऊपर जा रहा है उस समय स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो फिर रिटार्डेशन है बस। अच्छा, रिटार्डेशन अभी साइन भी बता दो लगे हाथ, माइनस, तो माइनस जी लिखा जाएगा। और टी तो हमें निकालना ही है मेरे प्यारे। ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें चारों टर्म रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी जीरो, यू साइन थीटा था और a माइनस जी है और t निकालना था, यहाँ बाउंड्री खींच देते हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे आप, फिर हमको परेशान करेंगे। ये माइनस जी टी है प्यारे, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा और t इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा अपान जी। आप लोग यही हो ना, कंपनी गार्डन गाजी चौराहा, और आप नहीं टहल रहे हो है किसी बगिया, किसी फुलवारी में फूलों की महक तो नहीं ले रहे हो? तो नालायकों, बैठे होने से नहीं मतलब है, आपका मन मस्तिष्क क्या होना चाहिए है। नहीं अंदर मन में ख्वाब हो कंपनी गार्डन का गाजी चौराहे पे कि आज ये वाली फोटो बढ़िया दिखी थी, पूरे पूरे यहां रहो। ठीक है, किया गया। तो मेरे प्यारे, जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा यदि केवल ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मतलब अन्य कोई फोर्स ना हो तो, या ऐसा कोई फोर्स हो जो यूनि डायरेक्शन लग रहा हो, तो अपनी पोजीशन से जाने में जितना टाइम लगा था उसी पोजीशन में आने में भी उतना टाइम लगेगा। बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले। इसका मतलब जितना टाइम जाने में लगा उतने आने में। तो फ्लाइट टाइम क्या हो गया, कितने समय तक एयर में रहा ऑब्जेक्ट, तो 2 × टी हो जाएगा। तो प्यारे यहां पर आपका फ्लाइट टाइम आ गया 2u साइन थीटा अपान जी। एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आपका बाउंड्री बना दे रहे हैं। अरे ये बाउंड्री बना दे रहे हैं और इसको हम दूसरे कलर से सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आपके सामने विजिबल रहें तो इसलिए इसको उधर जाने दें। और मेरे प्यारे,
क्या है मेरे प्यारे, हमको हाइट निकालनी है। तो अब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा, और कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो है वर्टिकल कंपोनेंट। तो कोई ऑब्जेक्ट जब अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, हाँ, जीरो। बहुत सही। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं वो तो निकालना है आपको, इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है। और जब ऊपर जा रहे हैं आप तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मतलब अपोज कर रही है। अपोज मतलब स्पीड को कम करेगी, स्पीड को कम करेगी मतलब, हाँ, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब प्लस या माइनस, माइनस, तो माइनस जी हो गया। ठीक है प्यारे। इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें चारों प्रेजेंट रहे हो, जल्दी से सोचो। हाँ, थर्ड इक्वेशन। तो प्यारे हो जाएगा ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। तो वी तो जीरो हो गया है, यू की जगह पे यू साइन थीटा लिखा जाना है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 A की जगह पे माइनस जी, यस की जगह पे एच। तो मेरे प्यारे ये माइनस में है, इक्वल की इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G, अपान 2G। ठीक है। लगे हाथ आप, लगे हाथ, इससे रिलेटेड नोट भी देख लो। नोट क्या, फॉर एच मैक्स, फॉर एच मैक्स। अब हम एच को मैक्सिमम चाहते हैं, तो यही साइन स्क्वायर थीटा जो है, यही हम एंगल को मैनेज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हम 1 कर सकते हैं, तो कम से कम 0। हमको मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 implies that sin theta is equal to 1 और इज इक्वल टू साइन 90। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 90 हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका जाएगा। ऐसे फेंका जाने का मतलब क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकना होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, तो आप क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं। मतलब आप प्रयास करते हैं कि एकदम सीधा आ जाए ऊपर। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना के, 90, तो वही आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे तो एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी यू स्क्वायर अपान 2G, यू स्क्वायर अपान 2G। अब एक और बचा है, वो क्या है, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है, तो फिर से कलर बदल दे रहे हैं पेन का, थोड़ा थिकनेस बढ़ा दे रहे हैं। एक क्लास वर्क वगैरह नहीं शेयर करना है, सब शेयर हो रहा है, सब लाइव है। तो अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन ड्यूरेशन इक्वल टू फ्लाइट टाइम। मतलब फ्लाइट टाइम के बराबर ड्यूरेशन में जितना आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर लेंगे वही हॉरिजॉन्टल रेंज है। या कोई ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्शन लेवल पर ही वापस आ जाए, ठीक है, तो इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं फ्लाइट टाइम। जितने ड्यूरेशन में ऐसा होता है, और जितना ये हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल कर जाता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। तो मेरे प्यारे, कुल मिला के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, u इज इक्वल टू यू cos थीटा। इस डायरेक्शन में स्लेशन क्या था, g cos 90 जो कि 0 था। और t आप कह रहे हैं विल बी इक्वल टू फ्लाइट टाइम, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। और नाउ वी हैव टू फाइंड आउट s, s इज इक्वल टू r इज इक्वल टू व्हाट,
प्यारे आगे बढ़ जाते हैं। वो इक्वेशन सेलेक्ट करो प्यारे जिसमें ये चारों रहे हों, दिमाग पे जोर दो। हाँ बहुत सही बोल रहे हो, हाँ बोलो यस, फिर यूटी, फिर हाफ एटी स्क्वायर। यस के प्लेस पे बेटा बड़ा बुरा हो गया, यस के प्लेस पर आर, यू के प्लेस पर, यू के प्लेस पर यू कॉस थीटा, टी के प्लेस पर 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, और 1/2 ए के प्लेस पे 0 है, तो हम टी की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आलसी है, 0 है तो निपटा ही देगा। तो मेरे प्यारे r इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा और कास थीटा दोनों पहले से परिचित थे, बगल बगल बैठ के बात करने लगेंगे। अब कोई बात करना शुरू करता है तो फिर वो एक हो जाता है, दो रह ही नहीं जाता है। तो ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, मतलब साइन 2 थीटा अपान जी, ये फार्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का। और मेरे प्यारे ऐसा आ क्यों गया, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक प्यारे, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नोट की। इसका नोट क्या है, आर आर मैक्स। अब आर हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही मैनेज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। ठीक है, तो फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1, दैट मींस साइन 90, so implies that 2 theta is equal to 90 and theta is equal to 45. That means if any object projected at 45 degree, then horizontal range will be maximum. तो जैवलिंग थ्रो वाले जो होते हैं वो 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं, जिससे भाला ज्यादा दूर जाके गिरे। ठीक है, हमारे एक प्लेयर थे राहुल द्रविड़, जिन्हें मतलब कि वॉल ऑफ क्रिकेट बोला जाता था। वो विकेट के सामने खड़े हो गए तो बॉलर बेचारा परेशान हो जाता था, फास्ट बॉलर की जान निकाल लेते थे। दौड़ दौड़ के आता था बेचारा, हाफ हाफ के, इतना लंबा रना तेज से फेंकता था, और वो ऐसे टुक रोक दिए, फिर बेचारा बॉल लिया, फिर गया अपना दौड़ के वहां से, फिर दौड़ के आ रहा है खूब तेज से फेंका, और फिर तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे फास्ट बॉलर्स, अब आउट होने नहीं इनको। ठीक है, इनको इंडियन वॉल बोला जाता था। ये उतर गए फिर उधर का विकेट गिरना बंद हो जाता था, जिधर ये रहते थे, एक छोर तो संभल ही जाता था। लेकिन इनके साथ ये बात थी कि ज्यादा 60 जो मारते थे ये 4 मारते थे, ये 6 जो भी मारे वो फ्लैट 6 गया है, मतलब कि ये केवल बाउंड्री तक पहुंचा पाए हैं बस उसे। अब वो जब फ्लैट 6 गया है तो कमेंटेटर चिल्लाता रहता था कैच 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 कैच, फिर पता चलता है बाउंड्री पहुंच गया। ये 45 डिग्री पर ही मारते थे बेचारे, बहुत कम ताकत लगाते थे नाप के। ठीक है, तो थोड़ी ताकत में ज्यादा, मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे प्यारे यहाँ आर मैक्स क्या हो गया, जब इसकी जगह पे 1 लिख देंगे तो बचा क्या, बचा आपका यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान जी। थोड़ा और आगे बढ़ जाए, जब यहां तक आ ही गए हैं, तो ये जो आर मैक्स है 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे भी, और जो ये अब आ गया है यू स्क्वायर अपान 2g को आप लिख सकते हैं, अभी अभी आया था एच मैक्स आया था वो। इसका मतलब आर मैक्स बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। ठीक है, एक रिलेशन हो गया। अब आप ये कह सकते हैं सर कि किसी इंसान की जितनी क्षमता है ऊपर फेंकने की, उसका डबल
वो आगे फेंक सकता है, उसका डबल क्या कर सकता है, आगे फेंक सकता है। मेरे प्यारे 6:37 हो गया है, तो यहां रोकना पड़ेगा। चलें इतना वाइंड अप कर देते हैं पहले, तो उतना ही क्या होगा, मतलब कि जितना ऊपर फेंकने की क्षमता है उसका डबल क्या कर सकता है, आगे फेंक सकता है। ठीक करे, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ऊपर फेंकने की क्षमता कम थी, आगे फेंकने की क्षमता ज्यादा है। नहीं बेटा, ऊपर भी उतना ही फेंका है, एच मैक्स फेंके ऊपर ना, वही रुक गया नहीं ना, लौटा। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड दैट मींस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एच मैक्स, एच मैक्स ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। आगे भी कितना फेंक रहे हो, ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। तो ऊपर भी आप उतना डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हो, फ्रंट में भी उतना ट्रेवल करा रहे हो। ठीक है, समझे। तो प्यारे, ये आपके अभी इसमें रह गया है आपका, क्या रह गया है, बहुत कुछ रह गया है। ठीक, ये आपका फ्लाइट टाइम हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल हो गया, उससे रिलेटेड नोट हो गया, रेंज से रिलेटेड नोट हो गया। ठीक है, तो आप जाइए, थोड़ा दिखने लगे बच्चों को। ठीक प्यारे, स्क्रीन शॉट लेंगे, सारे डेरिवेशंस हो गए हैं। कल इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर सर्कुलर मोशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे। ये वो घड़ी है जिस घड़ी में हम लोग आपको आपके साथ देने के लिए थैंक्स बोलते हैं। आप भी कभी मन का है थैंक्स बोलने का, तो कमेंट है आपके लिए, थैंक्स आप बोल सकते हैं। तो थैंक्स प्यारे, थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन प्रेस करने के लिए लोगों को कहना मत भूलिएगा, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स के इंफॉर्मेशन विद इन टाइम मिल सके। थैंक्स।